तब अब देखिए आपके सामने अभी मैं एक चार्ट ओपन करूंगा नेट। हाँ, ये ओपन हो गया। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं? नहीं। आपके सामने एक चार्ट है और इस चार्ट में आपको डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, डाउ जोन इंडेक्स जो है ये अमेरिका का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है और यूएस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन को फॉलो करने की एक टेंडेंसी रहती है। डाउ जोन इंडेक्स जो है वहां की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का एक एवरेज है। जैसे कि आपके भारत में सेंसेक्स है, अमेरिका का जो दूसरा पॉपुलर इंडेक्स है वो एसपीएक्स है, जिसमें कि वहां का 500 कंपनियां हैं। ठीक है, तो हम डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं। डाउ जोन्स का चार्ट आप देख पा रहे हैं, आप दिख रहा है ना ये चार्ट? बिल्कुल दिख रहा है। तो अब आप देखिए ये चार्ट, अब आप में से बहुत से लोग हैं जो चार्ट देखना नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सिस्टम से चार्ट देखना सिखा दे रहा हूं ताकि आप चार्ट समझ पाए। आपको इसमें लाल और हरे रंग की कुछ मोमबत्तियों जैसी चीजें दिख रही हैं, कभी छोटी मोमबत्ती, कहीं बड़ी मोमबत्ती, किसी मोमबत्ती में ऊपर में उसका धागा निकला हुआ है और किसी मोमबत्ती के नीचे भी निकला है, किसी में नीचे नहीं निकला है, किसी में ऊपर नहीं निकला है। तो ये मोमबत्तियां हैं, इनको कैंडल्स ही कहते हैं, कैंडल स्टिक्स कहते हैं। और इसी बहाने देखिए आज इस वेबिनार में आप चार्ट जैसी टेक्निकल चीज को भी समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि आखिर चार्ट कैसे होते हैं और क्या होते हैं। और आप देखिए कि जो ये चार्ट में देख रहा हूं, अगर मैं आपको कोई चार्ट, एक कैंडल को बड़ा करता हूं ताकि आपके लिए उस एक कैंडल को समझना बहुत आसान है। ये देख रहे हैं ना आप? तो जैसे ये कैंडल है और इसके नीचे में कुछ भी धागा नहीं निकला है और ऊपर धागा निकला हुआ है, इसको धागे को विक कहते हैं। और ये कैंडल ये बता रही है कि ये दिन जो बाजार खुला, यानी कि 6 अप्रैल 2020 का ये दिन है, और 6 अप्रैल 2020 को जो बाजार खुला तो वो खुला 21,703 के स्तर पर, 21,703 के स्तर पे बाजार खुला। और उसके बाद जो है बाजार जो है 21,703 के स्तर पे खुलने के बाद ये बाजार ऊपर गया। और देखिए आप यहाँ पे ये बाजार खुला, यहाँ खुला बाजार, देख रहे हैं ना आप? और ये यहाँ तक गया है ना, ऊपर भी गया था लेकिन बंद हुआ यहाँ पर। तो ये जब ऊपर बंद हुआ, जहां से खुला वहां से ऊपर बंद हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल है। और अगले दिन देखिए रेड कैंडल है, क्योंकि ये बाजार ऊपर खुला 23,526 पे खुला और नीचे जाके बंद हुआ 22,695 पे जाके बंद हुआ। ठीक है, तो ये रेड कैंडल बनी। लेकिन हाँ, अगले दिन से जो है बाजार लगभग सेम लेवल पे जाके बंद हुआ था। तो ये कैंडल्स हैं। लेकिन जब हम इन कैंडल्स को छोटा करेंगे, अभी आप देखिए, मैं इनको छोटा कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिनों के ज्यादा कैंडल्स देखने को मिले। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप कि कितना ज्यादा गिरा ये बाजार। यानी कि जो बाजार लगभग 30,000 पे था, 29,600 पे था, ये अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर करके नीचे 18,200 के स्तर तक गया। ठीक है, 30,000 से 18,000 के लेवल तक गया। और ये सब गिरावट कब आई? ये गिरावट शुरू हो रही है 21 फरवरी 2020, यानी कि फरवरी के माह में 21 फरवरी, यानी जब ट्रंप साहब भारत आ रहे थे 24 फरवरी को हमने नमस्ते ट्रंप किया। और जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, अमेरिका में कहानी शुरू हो गई थी, वहां क्राइमाम शुरू हो गया था। वहां पर स्टॉक मार्केट ने बोला ट्रंप तो गए इंडिया, यहां गिरावट शुरू हो गई। और उसके बाद से जो अमेरिका का बाजार 30,000 से गिरते 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 ये 18,000 के स्तर तक गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 18,000 के स्तर तक जाकर के रुक क्यों गया? उसके भी नीचे जाता गिरावट। जब अमेरिका में तो लाखों लोग अभी मरने की संभावना बताई जा रही है, काफी लाखों की संख्या में लोग संक्रमण से प्रभावित हैं, तब ये 18,000 के स्तर पर कैसे जाके रुक गया? आखिर वहां पे ऐसी क्या बात थी और ऐसा क्या हुआ कि 18,000 जो कि एक लो बना, और ये लो बना है, इसकी तारीख है 23 मार्च 2020, यानी कि भारत में लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले, जनता कर्फ्यू के एक दिन बाद, उसी दिन जिस दिन रात को मोदी जी ने टीवी पे 8 बजे रात में आकर के संपूर्ण भारत में रात में 12 बजे से लॉकडाउन लगने की घोषणा की, उसी दिन उसी वक्त, क्योंकि जब भारत में मोदी जी घोषणा कर रहे थे, अमेरिका का बाजार अपना लो बना रहा था, 18,000 का लो वहां लग रहा था। और उसके बाद से ये बाजार टर्न कर गया। ऑब्वियसली मोदी जी को इसका क्रेडिट तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको दिन याद रहे इस हिसाब से मैं बता रहा हूं। 23 तारीख से ये बाजार घूम गया। देख रहे हैं 24 तारीख को यह बाजार कहां शुरू होता है? जो 18,200 का बाजार था, अगले दिन 19,700 पे खुला और 20,700 पे जाके बंद हुआ। अगले दिन फिर बढ़ा, उसके अगले दिन फिर बढ़ा,
फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया और आज ये 23,000 पे बाजार है, 24,000 तक हो चुका है, घूम के आ चुका है। यानी कि जो 30,000 से गिरावट का दौर शुरू हुआ था वो गिरते गिरते 18,000 तक आया और अब ये 24,000 पे आ गया है। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन भारत की बात इससे अलग नहीं है, यूरोप की बात इससे अलग नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देशों की बात इससे अलग नहीं है। दरअसल हुआ ये, दो बातें हैं, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक मार्केट के जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया होगा अपने क्लासेस में, बीबीए में और बीसीए में, उनको याद होगा मैंने उनको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से बताया होगा कि दोनों स्टोरीज मार्केट में वर्क करती है। तो यहां पे वही दो चीजें हुई हैं और दोनों हमेशा साथ काम करती है। टेक्निकल भी काम करता है और फंडामेंटल भी काम करता है। तो मैं इसका दोनों रीजन आपको बता देता हूं, टेक्निकल क्या है और फंडामेंटल क्या है। अब आप देखिए, मैं इसको छोटा कर रहा हूं चार्ट को, ताकि ज्यादा दिन की अवधि को आपको मैं दिखा सकूं। देखिए, अब आपके सामने ये चार्ट आप देख पा रहे हो कि 2014 भी आपके सामने है, और छोटा कर देता हूं। आप देखिए कि ये 2012 से ये चार्ट आप देख पा रहे हो, है ना। तो आप देखिए कि कहां से कहां तक गया है ये चार्ट। ये 2012 में ये 10,000 का था, ये 30,000 पे आया 2020 की फरवरी में, 30,000 पे आ गया 2020 की फरवरी में, और फिर घट करके मार्च महीना में घट करके कहां आ गया, 18,000 पे। लेकिन 18,000 पे क्यों रुका? आपको एक ये लाइन दिखाई पड़ रही होगी, मैं इस लाइन को कोशिश करता हूं थोड़ा मोटा कर दूं ताकि आप देख सकें। मैं इस लाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूं, आप देख सकेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको ये दिख पा रहा है? ये लाइन दिख रही है? दिख पा रहा है ये लाइन लोगों को? ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, मैं बात करूं 2014 का जो हाई था 18,100 का, ये एक ऐसा हाई था जिसको बाजार ने 2015 में कोशिश की, 2015 के पूरे साल कोशिश की, और फिर 2016 में कोशिश की अप्रैल महीना में, और वो हर बार नाकाम हुआ। यानी कि बार बार मार्केट कोशिश करता था 18,000 के ऊपर निकलने का, 2014 में, 2015 में, 2016 में, लेकिन उसके ऊपर निकल नहीं पाता था। और फिर जाकर के मार्केट ने इसको ब्रेक किया 14 जुलाई 2016 को, लेकिन वापस नीचे गिरने के लिए टेस्टिंग करने आया, लेकिन वहां पर उसको सपोर्ट मिला। वहां पर कई महीने तक वो रुका और अक्टूबर महीने तक जब वो उसको नीचे तोड़ नहीं पाया तो एक मजबूत सपोर्ट तैयार हुआ। देखिए आज उसी सपोर्ट के पास, और पहले जो रेसिस्टेंस था वही सपोर्ट बना, और जब बाजार गिरा 2020 में तो उसी 2014, 15, 16 के रेसिस्टेंस को जो बाद में सपोर्ट बना, उसी सपोर्ट को आकर के अमेरिका के मार्केट में, टेक्निकल मार्केट ने वहां तक ड्रॉप किया और वहीं से वो मार्केट घूम गया। आप देख रहे हैं ना, आप चार्ट पे ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं, यहां पर आप जो देख पा रहे हैं कि जो ड्रॉप हुआ है मार्केट, ये 23 मार्च को वहां तक गया जहां तक उसके पास पहले का एक रेसिस्टेंस था, फिर सपोर्ट था, और उसी खूबसूरत रेसिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के अमेरिका का मार्केट ऊपर हो गया। आप समझिए 23 मार्च को अगर किसी ने 18,000 रुपए लगाए होते तो वो 18,000 रुपए 23,000 रुपए बन गए होते, है ना। तो ये तो परिस्थिति जो है ये अमेरिका की है। अगर आप भारत का चार्ट देखना चाहेंगे, इंडिया का मार्केट को देखना चाहेंगे, तो मैं आपको इंडिया का निफ्टी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी का जो चार्ट है, ये भी आप देख लो। ये भी बहुत बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, और उसी हिसाब से ये चार्ट भी जो है ये भी घूमेगा। और ये देखिए किस तरीके से गिरा है, क्या इसको आप कहते हैं। देखिए बाजार धीरे 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 चढ़ के ऊपर गया, तो ये सीढ़ियों से चढ़ के बाजार ऊपर गया और लिफ्ट से एक बार में नीचे आ गया, है ना। क्योंकि कोरोना का जब ये संकट, जब मार्केट को बहुत जोर डरा, तो ये मार्केट बहुत तेजी से गिरा। आप देख रहे हैं कितनी जोर से गिरा था यहाँ पर। और ये कहां से गिरा था ये बाजार? ये बाजार गिरा 12,300, 12,200 के लेवल से, और ये गिर के कहां पे आया? 7,500 के स्तर पे आया। और देखिए ये 24 मार्च का दिन, उसी 24 मार्च अगले दिन जब भारत का बाजार खुलता है, जब अमेरिका के बाजार पलट गए, अमेरिका का बाजार पलटा, भारत में लॉकडाउन लगा। जब भारत में लॉकडाउन लगा, भारत के बाजार को गिरना चाहिए था क्या, चढ़ना चाहिए था? लोग तो कहेंगे कि भाई गिरना चाहिए, भारत में लॉकडाउन लग गया है और भारत का बाजार चढ़ गया। तो अब मैं वो फंडामेंटल वाला वजह बता दूं आपको, वो फंडामेंटल वजह जिसके कारण अमेरिका का बाजार पलट गया 23 तारीख की रात को, और 24 तारीख की सुबह भारत का बाजार भी पलट गया।
वो फंडामेंटल वजह ये थी कि अमेरिका के ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी कि 2 ट्रिलियन डॉलर, उन्होंने $2 ट्रिलियन का वहां पर एक इकोनॉमिक पैकेज, एक रिवाइवल पैकेज, एक स्टिमुलेशन, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको वापस से वो पटरी पे आ सके, उन्होंने $2 ट्रिलियन का स्टिमुलेशन अनाउंस कर दिया। अब ये स्टिमुलेशन कैसे दिया जाता है? स्टिमुलेशन दिया जाएगा, वहां के बैंक इंटरेस्ट घटाएंगे, वहां के बैंक इंटरेस्ट फॉरगो करेंगे, वहां की कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देने के लिए उनको वहां पर कई सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको वहां पर सैलरीज के लिए उसका अलग अलग तरह से उनको कंपनसेट के लिए, फैंस ला दीजिएगा एक बार, कंपनसेट किया जाएगा। तो अमेरिका का बाजार रिवाइव कर गया। और ये 2 ट्रिलियन बहुत बड़ी राशि होती है। आज पूरे भारत की जो इकोनॉमी है, मैं आपको बता दूं, पूरे भारत की जो जीडीपी है ये 2 ट्रिलियन है। तो जितनी भारत की जीडीपी है, जितना पूरे देश की जीडीपी है, उतना तो अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को कोरोना वायरस से रिवाइव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, जो बूस्टर शॉट होता है, जैसे आप वीडियो गेम में बूस्टर शॉट लगाते हैं ना कि आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए, तो अमेरिका ने बूस्टर शॉट दिया है। कितने का दिया? $2 ट्रिलियन का। तो ये $2 ट्रिलियन के बूस्टर शॉट के साथ अमेरिका का मार्केट घूमा और ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड का मार्केट घूमा, क्योंकि वर्ल्ड को ये समझ में आया कि ये पैसा तो दुनिया के बाजारों में आएगा। जब अमेरिकन इन्वेस्टर्स के पास पैसा आएगा, अमेरिकन बैंकों के पास पैसा आएगा, मर्चेंट बैंकर्स के पास पैसा आएगा, हेज फंड के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में, एशियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में वहां भी फ्लो करेगा। भारत के बाजार भी घूम गए। और एक कैलकुलेशन यहां पर फंडामेंटल रीजन, पहला फंडामेंटल रीजन ये रहा कि जो पैसा मार्केट में वर्ल्ड के अलग अलग देशों द्वारा स्टिमुलेशन का पैकेज अनाउंस किया गया, वहां उसके कारण, जैसे 2008 की अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग अपने इस चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाएं और हम 2008 में पहुंच सके अगर, तो आप देखेंगे 2008 में भी पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आई थी। लेकिन जब दुनिया के देशों ने वहां पर उसको लड़ने का, उससे मुकाबला करने की कोशिश की और अलग अलग देशों ने अलग अलग पैकेजेस, और अमेरिका में क्वांटिटिव ईजिंग, जो कि क्वांटिटिव ईजिंग एक तरह से मैं आपको सीधे शब्दों में, सरल भाषा में बताऊं तो नोट छापना। अमेरिका ने अपने बैंकों को बॉन्ड्स जारी करके और फिर उन बॉन्ड्स के बदले में उनको करेंसी जारी, उनको कैश फ्लो दे करके और उस पैसे को मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में और स्टॉक मार्केट में आने की अनुमति दे करके, देखिए आपके सामने आगे आप देख रहे हैं 2008, अगर आपको दिख पा रहा होगा 2008 हमारे चार्ट्स में है। और 2008 में आपने देखा कि बाजार, भारत का बाजार उस समय 6300 के स्तर से गिरते गिरते 2200 के स्तर पे आ गया था। और वहां से फिर ये रिवाइव किया और रिवाइव करने के बाद वापस 6300 के स्तर को उसने 2010 में हासिल किया। लेकिन 2200 के इस लेवल पे अगर किसी ने 2008 में इन्वेस्टमेंट किया था तो ऑब्वियसली 2009 में ही उसका पैसा डबल, उसके बाद कुछ दिनों में ट्रिपल, और ये तो मतलब 2000 का 6000, यानी कि पैसा काफी ज्यादा उनका आगे, उनको ग्रोथ देखने को बहुत छोटे समय में मिला। तो यहीं से मैं एक बार वापस मूव करता हूं अपने प्रेजेंटेशन में, ताकि आप समझ सकेंगे जो बात वॉरेन बफेट आपसे कहना चाह रहे हैं, कि जो बात वॉरेन बफेट ने कही वो क्या बात है। वॉरेन बफेट आपको कहना चाह रहे हैं कि ये प्रेजेंट, हाँ, कैश कंबाइंड विद करेज इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस इज प्राइसलेस। आप भी कह सकते हो कि सर अभी तो इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास बिल्कुल भी सरप्लस नहीं है, लेकिन जिनके पास थोड़ा भी सरप्लस है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात यहां पे जाननी होगी कि अभी जो मार्केट 7500 से बढ़ करके वापस 9200 तक के स्तर पे आ गया है, हो सकता है वापस ये नीचे आए, 7500 के स्तर तक भी आए, हो सकता है उसके नीचे 6000 या उसके भी नीचे जा सकता है। क्योंकि जो हमारी दुनिया के सामने अभी एक दौर है, ये कठिन दौर है, चुनौतीपूर्ण दौर है। लेकिन एक बात जान लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हो या इंसान हो, दोनों को अल्टीमेटली ऊपर जाना होता है। इंसान भी ऊपर जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये गति है। हमारा जो कारोबार है, हमारा देश दुनिया जो है,
धरती जो है ये रहेगी और ये आगे बढ़ेगी। एक बार रुक सकती है, एक बार इंसान बीमार पड़ सकता है, लेकिन आगे ही बढ़ेगा और अल्टीमेटली तो सबको ऊपर ही जाना है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या जो मार्केट है इसका जो लॉन्ग टर्म का जब आप देखते हैं, आपने ये चार्ट देखा ना, तो लंबे समय में हमेशा ऊपर जाना होता है। एक बार नीचे आता है, देखा ना कि 2200 पे आया, लेकिन यही जो मार्केट 2200 में आया था ये आज 12000 के लेवल पे आ गया था, और जो 12000 के लेवल पे आया वो घट करके अभी 7500 के लेवल पे आया, और 7500 से 9000 के लेवल पे आया। यानी कि बाजार जितना गिरा था आधा रिकवरी तो उसने ऑलरेडी कर ली, और बाकी का आधा का रिकवरी कब होगा ये बताना मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि ये 9154 के लेवल से मार्केट जो शुक्रवार को बंद हुआ है वो सोमवार को ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एक सेकंड फंडामेंटल रीजन मैं आपको कह रहा था कि जो मार्केट के लिए है वो ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए जो दौर है वो थोड़ा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो कारोबार उनके पास है, मान लीजिए कोई कंपनी जूते बनाती है, वो शूज बनाती है, चप्पल बनाती है, स्लीपर्स बनाती है, और वैसी कंपनियां भारत में छोटी छोटी कितनी हैं, दिल्ली में, पटना में, इस तरह की छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत हैं। लेकिन अभी के कोरोना संकट के दौर में उन कंपनियों के लिए जो संकट है ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ज्यादा कठिन दौर होने वाला है। ऐसे में जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बाटा है, जैसे अलग अलग कंपनियां, मैं किसी भी शेयर का नाम ले रहा हूं अगर, तो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो स्टॉक को खरीद लें। मैंने नेस्ले का नाम लिया था, मैंने हिंदुस्तान लीवर का नाम लिया था। ये कंपनियों को मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल साफ साफ कह दूं कि ऐसा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए। लेकिन एक इसका जो एक इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि जो कंपनियों, छोटी छोटी कंपनियां जो कारोबार में हिस्सा जिनका ज्यादा है उनका हिस्सा घटेगा, और जो बड़ी लार्ज कंपनियां हैं उनका हिस्सा बढ़ेगा। ये अच्छी परिस्थिति नहीं है, मैं ऐसी परिस्थिति को अच्छा नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि भारत में स्मॉल स्केल सेक्टर जो है, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनका कारोबार बढ़ना चाहिए। लेकिन कोरोना संकट में उल्टा होगा। कोरोना संकट में बड़ी कंपनियां जो है वो टिक जाएंगी, छोटी कंपनियां जो है वो शहीद हो जाएंगी, और उनको मुश्किल होगी। सरकार को यहाँ पर सोचना होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा। माननीय मोदी जी से मेरी अपील होगी, श्रीमती निर्मला सीतारामन जी से अपील होगी कि ये जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे सेक्टर के, जो हमारे जो रोजगार देने वाले, जो छोटे छोटे फैक्ट्री चलाने वाले लोग जो हैं, ये जो मजदूर लौट रहे थे ना दिल्ली से और बॉम्बे में जो लौटना चाहते हैं, और जो गुजरात में जो लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, जिनके कारखाने बंद हो गए हैं, जिनके ठेकेदार जो हैं वो उनको सैलरी देने को तैयार नहीं है, ठेकेदार को उनका फैक्ट्री वाला जो है वो पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस सेक्टर को बचाना होगा। इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, जैसे वो होता है ना, एक साइकिल गिरी तो स्टैंड में लगी हुई सारी साइकिल गिरने लगती है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट इसका हमारी इकोनॉमी पे आने वाला है, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। आगे जाकर के बड़ी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था की जो है बैकबोन है। जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, वो हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक अलग विधा है, एक अलग चीज है। लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट इकोनॉमी जुड़ी हुई है, ये कुछ जुड़ी हुई नहीं है। कई बार ऐसा होता है इकोनॉमी के दिन खराब हो रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट वो अलग रफ्तार में चल रहा होता है। इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही होती है और स्टॉक मार्केट को दिख जाता है आने वाले दिन अच्छे नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ए फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन, वो बहुत आगे का सोचता है। स्टॉक मार्केट की जो चाल होती है वो बहुत अलग दिशा में देख के चलती है। इकोनॉमी से उसका संबंध है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में उसको आपके लिए देख पाना बहुत मुश्किल होगा। कई बार जब इकोनॉमी बुरे दौर में जा रही होती है और स्टॉक मार्केट बहुत चढ़ते जा रहा होता है, लोगों को लगता है कि भाई ये इतना चढ़ क्यों रहा है, पीछे भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी और निफ्टी चढ़ रहा था। तो ये होगा, ये इसके इश्यूज अलग हैं, इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा मुझे। अगर आपको समझाना पड़े तो आज मुझे पास समय भी कम है, तो हम लोग वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। क्या टाइम हो चुका है? अगर मेरे पास समय और है क्या, तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। इस 10 मिनट में मैं काम करता हूं, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो वॉरेन बफेट की बहुत सुंदर बातें हैं, इनको आप अपना गुरु बना लो। अगर आप वॉरेन बफेट को अपना गुरु बना लोगे तो लाइफ लॉन्ग आपके गुरुजी आपको बहुत फायदा कराएंगे। ये दुनिया के बेहतरीन गुरुओं में से एक है ना। तो जैसे एकलव्य ने
द्रोणाचार्य को गुरु बना करके धनुर्विद्या में अपना ज्ञान हासिल किया था। तो यहाँ पे मैं आपको आज कहूंगा एकलव्य की भांति आपको अपना गुरु किसको बना लेना है? वॉरेन बफे को। तो वॉरेन बफे को आप अपना गुरु बनाएंगे और उनकी जो टेक्निक्स है, उनकी जो थ्योरी है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको अपने लाइफ में, अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में डिसिप्लिन के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। तो कहते हैं बी फियरफुल, डर जाइए जब सब लोग लालची हो रहे हों, जब दुनिया लालच कर रही हो, खूब मुनाफा लोगों को दिख रहा हो, तब आप डरिए। ये कॉन्ट्रा बात करते हैं, ये उल्टी बात करते हैं वॉरेन बफेट, और इनकी उल्टी बातें जो होती है वो लॉन्ग टर्म में बहुत सही समझ में आती है। आज लोग जो हैं, जब 12,000 पे भारत का निफ्टी था तो लोगों को बहुत लालच आ रहा था कि 12,000 पे आ गया, 15,000 अगला टारगेट है और उसके बाद 20,000। तो ये 15,000 और 20,000 के लालच में जो 12,000 पे आ रहे थे उनको 7,500 देखना पड़ गया, अभी भी 9,200 पर ही आए हैं। तो जब लोग लालच में आ जाते हैं, जब खूब मुनाफा आ रहा होता है, तो लालच, देखिए मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जिनको मार्केट को समझना है, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, दुनिया का कोई भी बाजार हो, उसको जो दो ताकत सबसे ज्यादा, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी अपनी जगह पर है, और एक और जो थ्योरी है वो है फियर एंड ग्रीड थ्योरी। तो फियर एंड ग्रीड की थ्योरी जो है ये साइकोलॉजिकल होती है, पूरी के पूरी दुनिया के सारे बाजार जो होते हैं वो फियर और ग्रीड की थ्योरी पे चलते हैं। तो फियर और ग्रीड की थ्योरी में वॉरेन बफेट जो है ये उल्टा सिद्धांत अपनाते हैं। ये कहते हैं कि जब सबको ग्रीड हो तो आपको फियर होना चाहिए, और जब लोगों को फियर हो तब आपको ग्रीड होना चाहिए, उस समय आपको इंतजार करना चाहिए। तो अभी आपको समझना होगा कि लोगों को अभी ग्रीड है कि फियर है। मुझे लगता है कि अभी जो एक दौर है इसमें जाहिर तौर पर एक फियर का दौर है। इस फियर के दौर में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो लंबे समय में उसको नुकसान नहीं होगा। थोड़े थोड़े दौर में छोटे छोटे हिसाब से आप अपने निवेश को, अपनी बचत को आप कर सकते हैं। आपके माता पिता जो बचत करते हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप छोटा छोटा निवेश करें, 1,000 रुपए का, या कुछ म्यूचुअल फंड 500 रुपए का निवेश अलाउ करते हैं, लेकिन रेगुलर लेवल पर आप निवेश करें। या आप पढ़े लिखे हैं, आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज 9,200 पर है, आपने इन्वेस्ट किया, हो सकता है अगला लेवल 9,300 का आए, आप वहां भी इन्वेस्ट करें, 9,400 आए, आप वहां भी इन्वेस्ट करें। यानी बढ़ते में भी थोड़ा थोड़ा निवेश करें और घटते में भी थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन बना रहेगा। और अगर आपके पास 10,000 रुपये निवेश करने के लिए, तो उसको आप एक 10 महीने के पीरियड में निवेश करें। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ एक ही महीने 10,000 निवेश कर दें, है ना। तो ये एक सीखने की भी बात है। और जो हमारा टॉपिक पे हम आगे बढ़ना चाहेंगे, रॉथशाइल्ड्स, तो इनका कहना है कि बाई व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट इवन इफ द ब्लड इज ऑफ योर ओन। यानी आपका अपना खून भी अगर बह रहा हो तभी वो समय है जब बाजार में खून हो, रक्त रंजित हो, वो समय होता है। तो रक्त रंजित तो बाजार हुआ था, आपने देखा जब 7,500 के समय, और जब अमेरिका का जो बाजार है वो 18,000 पे आया तो रक्त रंजित दौर था, और 18,000 से तुरंत 24,000 आने का अवसर भी मिला। तो जब बाजार में चारों तरफ खून होता है, जब ब्लड हो रहा होता है, ब्लड बाथ हो रहा होता है, तो वो बाजार का सबसे निवेश करने का दौर होता है। उसी समय लोग डरे हुए होते हैं, उस समय लोगों को किसी से निवेश हो नहीं पाता है। क्योंकि जो पहली स्लाइड में जब वॉरेन बफेट कह रहे थे ना कि पैसा भी हो और हिम्मत भी हो, कि दोनों एक साथ होती ही नहीं है। अगर हिम्मत है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो हिम्मत नहीं है। तो वॉरेन बफेट जो बातें कहते हैं वो बहुत उनमें दम होता है। ये स्लाइड हमारी आगे बढ़ी। द सेफ टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। तो मार्क मॉबिस ये बहुत बड़े निवेशक हैं। इस स्लाइड को मैं आज डील नहीं करता हूं।